नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वेस्ट एशिया में धड़कती जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने फ्रांस, मलेशिया, ओमान और कुवैत के शीर्ष नेताओं से फोन पर बात कर कूटनीतिक हलचल तेज कर दी है। पीएम मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम, ओमान के सुल्तान और कुवैत के क्राउन प्रिंस से लंबी बात की है। बातचीत का मकसद सबसे बड़ा एजेंडा था युद्ध को रोकना और बातचीत का रास्ता साफ करना। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि अब कूटनीति और संवाद ही शांति का एकमात्र रास्ता बचा है। भारत की सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर है, जहां से भारत का तेल और गैस आता है और भारत बार बार कहता भी है कि हम शांति के पक्षधर है। पीएम मोदी की सीक्रेट डिप्लोमेसी का ही असर ये भी है कि युद्ध के बावजूद भारत की एनर्जी सप्लाई सुरक्षित है और भारतीय जहाज सुरक्षित वतन भी लौट रहे हैं। साथ ही आज तो एक और बड़ी खबर सामने आई। रूसी तेल से लदे वो जहाज जो पहले चीन जा रहे थे, बीच समंदर से रास्ता बदलकर अब भारत की ओर रुख कर रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच में पीएम मोदी की फोन और ऑयल डिप्लोमेसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, युद्ध का 20वां दिन आज पूरा हुआ है, लेकिन युद्ध तो खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी की कूटनीति, फोन डिप्लोमेसी और ऑयल डिप्लोमेसी कैसे रंग ला रही है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी इस एज के चाणक्य हैं। आपको 4-5 ऐसी खबरें दूंगा और उसको डॉट्स को अगर आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि भारत कर क्या रहा है जी। लेकिन उससे पहले यह बताना जरूरी है कि अमेरिका इस जंग में फंस गया। आपकी नजर ऑयल बिजनेस के ऊपर थी, गैस, उसके ऊपर आप कंट्रोल करना चाह रहे थे। ईरान के इस व्यापार के ऊपर अमेरिका का वर्चस्व हो, चाइना वहां से निकले, यह आपकी मंशा थी। जो काम आपने वेनेजुएला में किया वही काम आप ईरान में करना चाह रहे थे। लेकिन हुआ क्या? युद्ध की दिशा उस ओर अब मुड़ गई है जहां सब एक दूसरे के ऑयल डिपोज, रिफाइनरीज, गैस डिपो, उसको निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब जब कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ रहेगा ही नहीं, तो बिजनेस क्या करोगे? दुनिया में मुसीबत है और इस मुसीबत से निकालने के लिए जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक के लोग भी अब इंटरव्यू में ये कहने लगे कि मोदी से अब रिक्वेस्ट करने का समय आ गया है कि यू मस्ट इंटरवीन, प्लीज टॉक टू ऑल द पार्टीज। अकेले प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान के, उसको तो पाकिस्तान को फोन करेंगे, वो तो दुम हिलाता वो आ जाएगा बातचीत करने के लिए, लेकिन वो हिंदुस्तान का स्टैंड अलग है। अदरवाइज देयर इज नो लीडर इन द वर्ल्ड जो प्रधानमंत्री के मोदी के कॉल के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स ना करे। अभी तमाम उन लोगों के साथ बातचीत की जा रही है जिनका दुनिया में एक असर है। इंडोनेशिया, बेताज बादशाह है वो साउथ ईस्ट एशिया का। आप देखिए किस तरीके से मैक्रो से बात हुई, यूरोपियन लीडर से बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप इसे नहीं रोकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को एक रास्ता चाहिए निकलने का। और भारत शांति के संदेश को लेकर के भाई युद्ध को रोको पहले, और ये चीजें चल रही है तो दुनिया यही कह रही है कि मोदी को इनिशिएट करना चाहिए। और मे बी कोई इस तरह की बातचीत हुई है कि लगातार आज प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर से बात कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि भारत युद्ध को रुकवाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। जिस तरह की दोस्ती इजराइल के साथ है हिंदुस्तान की, जिस तरीके से अमेरिका और भारत के बीच में ये डोनाल्ड ट्रंप को माइनस कर दीजिए जो रिश्ता है, वो दोनों ही साइड को कन्विंस करने में आओ। ईरान के साथ भी बातचीत हो रही है। अब ये तो वॉर फ्रंट की बात है, तो दुनिया परेशान है ऑयल को लेकर के। और हिंदुस्तान क्या कर रहा है? पिछले 6 दिनों में भारत ने रूस से पुरानी कीमत पे, अभी 110 है,
हमने 70 और कुछ 80 के रेट के ऊपर 3 करोड़ मैट्रिक गैलन ऑयल हमने ऑर्डर दिया है और बताया जा रहा है कि हम लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर बढ़ाते जा रहे हैं। रूस ने कहा जितना लेना है लो। हम क्या करेंगे? जब यह हंगामा शुरू हुआ था उस दिन का वीडियो देखिए, मैंने कहा था कि यही होगा। यहां वहां जहां तहां जहां से क्रूड ऑयल मिलेगा भारत उसको लेकर के आएगा, रिफाइन करेगा, पूरी दुनिया में सप्लाई करेगा, क्योंकि हर जगह रिफाइनरीज नहीं है दुनिया में। तो जब क्राइसिस होगा तो फिर हम उससे फायदा भी उठाएंगे। अभी यूक्रेन वॉर हुआ था तो रूस से हम लोग लेकर के आ रहे थे तो खुद कंज्यूम थोड़ी कर रहे थे, उसको रिफाइन करके वापस हम लोग यूरोप में बेच रहे थे। तो ये स्टेबिलिटी लाने का काम भारत करेगा और कमाई भी पूरी होगी। गैस को लेकर के हिंदुस्तान में दिक्कत है, पेट्रोल के लिए कोई दिक्कत नहीं, पूरी दुनिया में सब लोग यही करें। भाई इंडिया वाले इतना बड़ा मुल्क और आपने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। किल्लत किस चीज की है? तो एलपीजी की। अब उसका भी इलाज पिछले 24 घंटे में 1.5 लाख पीएनजी, और सरकार ने आदेश दे दिया है कि युद्ध स्तर पे आप जो है पीएनजी घर घर पहुंचाएं। पीएनजी क्या हुआ? वो जो पाइप से जो आता है। फायदा क्या है उससे? उससे फायदा ये है कि वो अबंडेंस में है हमारे पास, उसकी किल्लत नहीं हो रही। जिन जिन लोगों के घर में वो पीएनजी आ रहा है उसके घर में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल निश्चित रहिए। तो इसको बढ़ाया जाएगा। इसको आप देखिए, एक दिन के अंदर में आप 1.5 लाख कनेक्शन जोड़ दे रहे हो। तो ये सारी कंपनियों को जो वो पाइप लेकर के जाती हैं उनको कहा गया है कि जितनी ज़्यादा, और फायदा क्या है उससे कि कुछ भी किल्लत हो हमारे पास वो तो है ही। जो एलपीजी का जो सिलेंडर का जो दिक्कत है वो ब्लैक मार्केटिंग की वजह से ज़्यादा है, होर्डिंग की वजह से ज़्यादा है, पैनिक बाइंग की वजह से ज़्यादा है, और वो हमारे पास उपलब्ध भी बहुत ही कम तरीके से है। हम डिपेंडेंट रहेंगे उधर। अब डोमेस्टिक नियंत्रण भी, लोगों को दिक्कत नहीं, और बाहर से आप ऑयल ला कर, अभी देखिए बांग्लादेश ने मांगा, ठीक है लो भाई, अब तो हम खरीदेंगे रूस से पुराने दाम पे और बेचेंगे हम करंट दाम पे। तो ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ गई कि 7 शिप वो रूस से चला, वो चाइना के लिए, बीच से ही मोदी ने उठा लिया। एग्जैक्टली यही हुआ है कि वो 7 शिप जा रहे हैं वहां चीन के लिए। रूस से जो ऑयल जाता है 2 रास्ते हैं, एक तो 4-5 घंटे में वो स्टेट ऑफ कंचटका से वो चाइना पहुंच जाता है ऊपर आर्कटिक से होते हुए, और दूसरा ये वापस जो है वो ये हिंद महासागर होते हुए, रेड सी होते हुए वो आता है। तो ये जो 7 आ रहे थे बीच रास्ते में ही बीडिंग करके, वो क्योंकि रशियन वेंडर्स है तो रशियन वेंडर्स के जरिए उसे हम भारत लेकर के आ रहे हैं। तो एक तो आप ये समझिए कि भारत ने अपनी एक ऐसी साख बना ली। अच्छा, चीन को भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि चीन को गुस्सा आ गया। चीन और भारत में एक फर्क समझ लीजिए, चीन करीब 1 साल के ऑयल रिजर्व को अपने घर में रखता है। मतलब 1 साल तक क्राइसिस होता रहे तो चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, और भारत के पास मात्र 70-74 दिन का जो है वो ऑयल है। जिस तरीके से और जिस हिसाब से हमारे बहुत सारे वेसल्स जो है फ्लोट कर रहे हैं, अब तो ये भी खबर आ रही है कि ईरान से जो बातचीत हुई है 22 इस तरह के शिप जो फंसे हुए थे, अब वो एक एक करके आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? ये डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमेसी है। अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप वो परेशान चल रहे हैं कि अब इसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, क्योंकि उनके हाथों से चीजें जो है वो जारी, वो एक ही काम कर सकते हैं अभी, वो इस युद्ध को एस्केलेट कर सकते हैं और उसकी तीव्रता जो है बढ़ा सकते हैं। युद्ध को रोकने की क्षमता आज की तारीख में ट्रंप के हाथ से निकल गई है।
क्योंकि ईरान, आपने जो उनके तमाम बड़े बड़े लीडर्स को आप मारते चले जा रहे हो, उसके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान कि आपने उसके गैस डिपो, ऑयल डिपो, रिफाइनरीज को भी आपने निशाना बना दिया। तो ईरान तो झुकेगा नहीं, ईरान सरेंडर भी नहीं करेगा, ये युद्ध आगे जाएगी। अब बस दिक्कत ये है कि दो ही रास्ते हैं, आइदर जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर और भी तेज हमले इतना करो कि वो घुटने टेक दे, या फिर दूसरा रास्ता डिप्लोमेसी का है। डिप्लोमेसी का अगर रास्ता अख्तियार होता है तो इस पूरे क्राइसिस के सुपर हीरो बन के उभरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वेस्ट एशिया में हालात सिर्फ तनाव नहीं है, ये वो बारूद है जो अगर भड़का तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला सकता है। और इसी बीच नरेंद्र मोदी ने जो चाल चली है उसे साधारण कूटनीति समझना भूल होगी। ये सीधा सीधा स्ट्रैटेजिक पावर प्ले है। प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति के साथ साथ रिश्तों की गर्माहट को भी बनाए रखा है। उन्होंने ओमान, कुवैत और मलेशिया के नेताओं को आने वाले त्योहार ईद उल फितर की बधाई दी, लेकिन इस बधाई के पीछे एक गंभीर चिंता भी छिपी थी। पीएम ने कुवैत और ओमान की संप्रभुता पर हुए हमलों की कड़ी निंदा भी की है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो खाड़ी देशों की क्षेत्र अखंडता के साथ खड़ा रहेगा। तो पीएम मोदी की कूटनीति पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।